अगला क्वेश्चन है थर्मल स्टेबिलिटी का बात कर रहा है, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी पीरियोडिक टेबल में भी आती है और आपके एस ब्लॉक में भी आती है और केमिकल बॉन्डिंग में भी आती है, तो आपको करना पड़ेगा। एस ब्लॉक के अकॉर्डिंग तो ये सिलेबस से डिलीट हो चुका है, बट क्या पता आपको वहाँ से पूछ ले क्वेश्चन, बिल्कुल इसके आने के चांस अब बिल्कुल कम हो चुके हैं क्योंकि ऑर्डर ही एस ब्लॉक का है। बट फिर भी बता दें आपको कि थर्मल स्टेबिलिटी कार्बोनेट की डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, ठीक है। और अगर आप थर्मल स्टेबिलिटी फर्स्ट ए और सेकंड ए की देखोगे तो फर्स्ट ए सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होनी चाहिए और फर्स्ट ए की सेकंड ए से ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत आसान सा कंसेप्ट था। कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है और फर्स्ट ए और सेकंड में कंपेयर करोगे तो फर्स्ट ए की ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन भी मेटलर्जी का हट चुका है। अगला क्वेश्चन, अब आप चैन सिलिकेट देखोगे तो आपको सिलिकेट की टेबल पूरी याद होनी चाहिए, इसके लिए इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। चैन स्ट्रक्चर पूछेगा तो आपके दिमाग में सीधा SiO3-2 आना चाहिए, बस, इससे ज़्यादा इसका कोई रोल नहीं है। अगला है आपको यहाँ दिखाना एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होता है, ये है इनऑर्गेनिक का। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है आपकी वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हो, जब एक ही टाइप के एलिमेंट हो तो जिसमें जितने ज़्यादा ऑक्सीजन होते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है। ये अपना ट्रिक था। पर एटम ऑक्सीजन जिसके जितने पास देते हो, इसमें पर एटम 1 ऑक्सीजन है, इसमें पर एटम 2 ऑक्सीजन है, इसमें पर एटम 3 ऑक्सीजन है, इसमें पर एटम 4 ऑक्सीजन है। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। आगे अपनी ट्रिक काम में। उसके बाद में अगला बोल रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखा है और बोला है लेड और टिन के लिए क्या होगा। तो आपको पता है कार्बन, काशी, गए, संत, प्रभु। अगर अपन लेड और टिन की बात करें तो यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा। आपको पता है कार्बन फैमिली में 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट चलती है। बहुत सब क्वेश्चन में पढ़ के यही आए थे कि एक तो होती है +2 की और एक होती है +4 की, ठीक है। तो अब अपन बात करें तो क्या होता था अपने +2 और +4 में कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती थी कि नहीं होती थी। तो लेड तो हमेशा +2 में ही स्टेबल होगा। किस में होगा, +2 में ही, ओके। और हायर वाले होते हैं उनकी डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी कम होती है। तो टिन में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेबल होगी, +4। तो पहले लेड का पूछा है तो लेड के लिए +2 और टिन के लिए +4। इनर्ट पेयर इफेक्ट से क्वेश्चन हो गया। ऐसा क्वेश्चन पहले भी बहुत कर चुके हैं अपन लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, बोलता है अपने को एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट पहचानना है। पहला बोलता है सिल्टिंग इफेक्ट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इज क्वाइट वीक। सिल्टिंग इफेक्ट होता है सिग्मा, जो कि अब अभी अपने सिलेबस में नहीं है, बट अपन जब जेड इफेक्टिव निकालते हैं तो जेड इफेक्टिव होता है Z - सिग्मा। ऐसा होता है कि मान लीजिए सेंटर पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं आप, ठीक है। वो न्यूक्लियस क्या करता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, ये बाहर जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है, ओके। और मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो बाकी वाले इलेक्ट्रॉन, इस बाहर सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, उस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं। तो वो मतलब कि बाहर देखिए, ऐसे मान लीजिए कि सबसे सेंटर में है आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास में टोटल ऑर्बिटल है आपके पास में 3 ऑर्बिटल है। अब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, मान लिया ऐसे ही, और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है मान ले रहे हैं, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन पे अगर आप फोर्स की बात करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन पे ये इसको न्यूक्लियस है ना अपनी ओर खींच के रखेगा। आपको पता है न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसको तो अपनी तरफ खींच के रखेगा। जबकि बाकी के इलेक्ट्रॉन क्या है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इसके ऊपर में रिपेलिंग फोर्स लगाएंगे, इसको बाहर धकेलने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सिल्टिंग इफेक्ट, जो बाहर धक्का देने का होता है ना वो। तो सिल्टिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा पास में होगा उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो 4F तो बहुत दूर होता है, तो 4F का सिल्टिंग इफेक्ट तो बहुत वीक होगा। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है। अगला क्या बोलता है, देयर इज डिक्रीज इन द रेडियाई ऑफ द एटम्स La to Lu। अब आपको पता है ये है लेंथेनॉइड की बात कर रहा है। लेंथेनम से ल्यूटेशियम की तरफ जाओगे तो लेंथेनम से ल्यूटेशियम की तरफ जाते हो तो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हो पीरियोडिक टेबल में, और लेफ्ट टू राइट जाते हो तो रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगला क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द सक्सेसिव श्रिंकनेस। हाँ सही बात है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो
रेडियस क्या होता है, श्रिंक हो जाती है, और फिर क्या होता है 4D और 5D की रेडियस ऑलमोस्ट बराबर हो जाती है, इतनी श्रिंक हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला स्टेटमेंट यही इनकरेक्ट होगा। ये बोल रहा है नो सिमिलरिटीज, कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कोई सिमिलरिटी नहीं मिलेगी, नहीं, बहुत सारी सिमिलरिटी मिलती है। ठीक है, यहाँ तक थी कि उनकी रेडियस बराबर होती है, किसकी, 4D और 5D की रेडियस तो ऑलमोस्ट बराबर होती है, और प्रॉपर्टी भी मैच करती है। ये बोल रहा कोई सिमिलरिटी नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बोलता मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में अगर आप इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो पहले देखो, ये वाला क्वेश्चन एक तरह से याद करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अब जब आप क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे Cr+3 में, तो D3 होता है। D3 में क्या आप फिल करोगे जब आप, तो आपको पता है इन सब का आप इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन फिल करके देखोगे। तो एक्वस मीडियम बोल रहा है, एक्वस मतलब पानी, पानी मतलब वीक फील्ड लिगैंड। अगर आप इसको देखोगे तो इसमें हाफ, आपको एक बात तो पता होगी ना कि हाफ, ये एनसीईआरटी का ही डाटा है, इसलिए बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और आया हुआ एग्जाम। ये है क्रोमियम का D3, बाकी वालों का भी आप फिल करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही। तो बाकी वाला में क्या होगा, जैसे मैं टाइटेनियम +3 का फिल करके दिखाता हूँ। टाइटेनियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा D1। इसका आप फिल करोगे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, D1 है तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ऊपर सब कुछ खाली पड़ा रहेगा। बाकी किसी का भी फिल करोगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन ये क्या है, इसका क्रोमियम का देखोगे ना, तो ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड है कि नहीं है, एक आपको पता है फुल फील्ड और हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये क्या चीज़ है, हाफ फील्ड T2g ऑर्बिटल। क्या आंसर जाएगा, हाफ फील्ड T2g ऑर्बिटल की वजह से क्रोमियम ज़्यादा स्टेबल होता है एक्वस सॉल्यूशन में। ओके, अगला बोलता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कौन दिखाएगा। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए आप चेक करोगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जिसके पास में भी आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन का पेयर चेक कर लेना, आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैंने करवा भी रखे, यही वाला क्वेश्चन डेटो करवा रखा है। अगला बोल रहा है एंटीमॉर्फ कौन सा होगा। एंटीमॉर्फ मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होगा। ऑप्टिकली एक्टिव आपको कौन दिखाया था कि सिस फॉर्म होना चाहिए और चिलेटिंग लिगेंड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ये हट चुका है सॉलिड स्टेट का। इसके बाद में अपने को बोल रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो आप इनकी स्ट्रक्चर देखोगे तो ये सब के सब में क्या लगा हुआ है, देखो इसमें फ्लोरीन, ये चीज़ सब में कॉमन है कॉमन। ओके, उसके बाद में इस पे लगा, पहले वाले पे लगा है फ्लोरीन, दूसरे पे लगा है क्लोरीन, तीसरे पे लगा ब्रोमीन, और अगले पे कुछ भी नहीं लगा है। तो आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है आपकी, एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो सब कुछ कॉमन है, तो -I के पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, +I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो फ्लोरीन का -I सबसे ज़्यादा होगा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और लास्ट वाले में तो कुछ लग ही नहीं रहा है, 0 है। तो जितना ज़्यादा -I होगा उतनी अच्छी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अगला क्वेश्चन, अल्डोल कंडेंसेशन। अब जब आप एनसीईआरटी ओपन करके देखते हो तो अल्डोल कंडेंसेशन आपको रिएक्शन दे रखी होती है, उसमें साफ साफ लाइन में लिखा है कि अल्डोल कंडेंसेशन में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। एकदम एनसीईआरटी की लाइन उठा के दी है। ठीक है, अगला है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इनटू हाइड्रोकार्बन्स, जिंक अमलगम कंसंट्रेशन। ये नेम रिएक्शन है। इसमें अपन क्या करते हैं, कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं, मान लीजिए CH3CHO ले लिया, और मैंने आपकी इसकी ट्रिक भी बताई थी, जंग होगी कल, बताया था, जंग होगी और कल मतलब क्लीमेंसन। तो यहाँ क्या बनता था, CH3CH3 हाइड्रोकार्बन बन जाता था। जंग होगी कल, तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन था, और मतलब नेम रिएक्शन आपको पूरी एकदम डिटो रटी हुई होनी चाहिए, तो इस बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है उस टाइम। ये अपने को कुछ कंपाउंड्स दे रखें और पूछ रहा है यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस के तरफ अपने को इसकी बतानी है कि हाइड्रोलाइसिस किसका आसानी से हो सकता है। तो हाइड्रोलाइसिस की जब भी बात आए, हाइड्रोलाइसिस फॉर्मूला लिख लीजिए हाइड्रोलाइसिस कंपेयर करने का, यही वाला -I -M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और +M या +I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा -M लगेगा उतना ज़्यादा हाइड्रोलाइसिस कर सकते हो। तो NO2 में क्या लगेगा, मल्टीपल बॉन्ड है, -M, इसका क्या लगेगा +I, इसका क्या लगेगा -M, और ये क्या है न्यूट्रल है। तो आप इसमें ऑर्डर तो कंपेयर कर ही सकते हो, सेकेंड वाला सबसे ज़्यादा होगा, सॉरी, सेकेंड वाला सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद में थर्ड वाला सबसे कम होगा,
ओके, यही ऑर्डर आपको याद रखना है, -m, फिर -i, फिर न्यूट्रल, फिर +i और फिर +m। ये एक फिक्स ऑर्डर होता है हाइड्रोलाइसिस का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं। अगला बोलता है ट्रीटेड विद 50% एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब भी 50% NaOH की बात करें तो आपके पास में रिएक्शन आती है कैनिजारो या फिर आती है अल्डोल। तो यहाँ पे आपको दिया क्या है वो पता करना अपने को, लेकिन बोल रहा है कि आपको क्या मिलेगा, मिलना क्या चाहिए, आपको मिलना चाहिए एक अल्कोहल और एक एसिड। देखो कैनिजारो रिएक्शन में, कैनिजारो जो रिएक्शन होती है उसका जो प्रोडक्ट होता है वहाँ पे रिएक्टेंट क्या लेते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं। क्या लेते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं। नेम रिएक्शन है, एल्डिहाइड और कीटोन लोगे, इनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनता है एक अल्कोहल और एक बनता है एसिड। आई बात समझ में। कैनिजारो रिएक्शन में एक एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। अब इसमें देखोगे तो इस कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ये कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन है। ये कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन है। ये कार्बन और ये अल्फा कार्बन नहीं, ये रिंग आ जाएगी। रिंग वाले कार्बन को अल्फा में काउंट नहीं करते। तो जिसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वो कैनिजारो रिएक्शन देंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यील्ड सेकेंडरी अमीन। अब इनकी स्ट्रक्चर बनाओगे, मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड मतलब CH3CN। इसका रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा, CH3CH, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन देने, CH2NH2। ये क्या बन गया, ये तो प्राइमरी अमीन बन गया। नाइट्रोइथेन, नाइट्रोइथेन क्या होता है, CH3CH2NO2। इसका रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा, CH3CH2N, N के पास में हाइड्रोजन लगा लो, तो ये भी सेकेंडरी प्राइमरी अमीन बन गया। मिथाइल आइसोसाइनेट, CH3NC, आइसोसाइनेट मतलब NC। इसका आप करोगे रिडक्शन तो क्या होगा, CH3NH और फिर CH3। नाइट्रोजन के बाद हाइड्रोजन लगाने, कार्बन के बाद हाइड्रोजन लगाने, हर ऑप्शन में से ही करना था। तो इसमें क्या बन रहा है आपके पास में, सेकेंडरी अमीन बन रहा है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है ESR, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ESR की रिएक्टिविटी, ESR की रिएक्टिविटी आपको बहुत बार करवा चुके हैं। +M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, +I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और न्यूट्रल, फिर -I और -M। ये फिक्स ऑर्डर होता है, पहचान लो कि किस में क्या लग रहा है। बेंजीन क्या होती है, न्यूट्रल। टोलुइन मतलब बेंजीन के ऊपर में CH3 मतलब इसका लगेगा +I। क्लोरोबेंजीन है तो इसका लगेगा -I क्लोरीन का। और फिनॉल का क्या लगेगा, फिनॉल का OH का लगता है +M। तो फिनॉल सबसे ज़्यादा होता है रिएक्टिव, तो D सबसे आगे और C सबसे पीछे। आगे आंसर। ESR के ऑर्डर तो बहुत सारे अपन कर चुके हैं अब तक। ये अपने को 2 बार रिएक्शन करवानी है। पहली बात, पहले HCl का अटैक करवाएंगे इसके ऊपर में, तो यहाँ लगेगा हाइड्रोजन वहाँ ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। H+ और Cl- में टूटेगा, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, यहाँ लग जाएगा Cl। ये बन जाएगा आपके पास में B क्या बना है, CH3CH2C डबल बॉन्ड, यहाँ लग जाएगा आपके पास में Cl और यहाँ लग जाएगा CH और एक हाइड्रोजन और लग गया। ये बन गया आपके पास में B। आई बात समझ में। रिएक्शन जब भी करवाते हैं हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। अब फिर से इसके ऊपर में रिएक्शन करा रही, तो ये HI किस में टूटेगा, H+ और I- में। अब अगला रिएक्शन होता है मार्कोनिकोव का दूसरा रूल। क्या बोलता था, भाई जाएगा भाई के पास में। वैसे यहाँ पे भी सिंपल सी बात है, CH3CH2C, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा हाइड्रोजन के पास में और क्लोरीन आयोडीन चला जाएगा क्लोरीन के पास में। अगर हाइड्रोजन कम भी होते उस कंडीशन में भी आयोडीन और क्लोरीन एक ही एटम पे लगते हैं, इसको बोलते हैं भाई जाएगा भाई के पास में। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर 2 बार होती है तो हेलोजन दोनों के दोनों बार सेम एटम के ऊपर में लगते हैं। ओके, तो अपने को C ही पूछ रहा था, तो C आंसर में क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला बोलता है एक किसी का फॉर्मूला है ये C5H10। अब उसका ओजोन एनालिसिस करोगे तो एसीटोन मिलेगा। एसीटोन कब मिलता है, जब आप सबकी स्ट्रक्चर बना दोगे। सबकी स्ट्रक्चर बनाता है, पहला है 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। ब्यूटीन मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन और 2 पे मिथाइल।
हाइड्रोजन नहीं लगा रहे हैं अभी अपन। और डबल बॉन्ड कहाँ पे, 1 पे है, ये हो गया। ओके, सेकंड की स्ट्रक्चर बनाते हैं। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, 2 पे मिथाइल लगाना है, 2 पे ब्यूटीन लगाना है। थर्ड वाला ऑप्शन चेक करते हैं, क्या बोल रहे हैं, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, और 3 पे लगाना मिथाइल। डी वाला ऑप्शन चेक करते हैं, साइक्लोपेंटेन, ये वाला। अब ओजोनोलाइसिस जब करवाते हैं तो आपको पता होगा, ओजोनोलाइसिस में जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से कट करेंगे तो क्या इससे एसीटोन बनेगा क्या, देख लो किस में एसीटोन बन रहा होगा, तो इस वाले ऑप्शन में एसीटोन बन रहा है। देखिए एसीटोन क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, यही होता है एसीटोन, यानी कि C कार्बन कार्बन O और O, ये इसमें बन रहा है। देखिए ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये देखिए। ओके, मतलब कि एसीटोन जब भी पूछे तो आप ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे जिसमें C कार्बन कार्बन और डबल बॉन्ड इस टाइप से हो, ये स्ट्रक्चर होगी, तो सीधी सी बात यहाँ से कट करके एसीटोन बन जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि ऑप्टिकली तो एक्टिव है बट है ना, रोटेशन पॉसिबल नहीं हो रहा है पोलराइजेशन लाइट का, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, रेसेमिक मिक्सर होगा। रेसेमिक मिक्सर में क्या होता है, 50% D होता है और 50% क्या होता है L। एक घुमाएगा क्लॉकवाइज, दूसरा घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो बराबर हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। तो रेसेमिक मिक्सर में रोटेशन नहीं हो पाता है, क्यों, क्योंकि एक अलग डायरेक्शन में घुमा रहा होता है, दूसरा अलग डायरेक्शन में घुमा रहा होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर जब भी आपको हेलोजन में पूछे तो डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इनकी इंक्रीज होती है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आर कन्फिग्रेशन किसका होगा। तब जब भी आर कन्फिग्रेशन की बात करते हैं तब अपन क्या करते हैं, अभी इनको अपन सबके कन्फिग्रेशन चेक करते हैं। चलिए, मैंने आर कन्फिग्रेशन आपको पहले भी कल या परसों एक वीडियो में बताया था कि आपको चलना है 1 2 3 ऐसे चलना है, 1 2 3 4 चलना है। और पहले उससे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आप नंबरिंग करोगे इनकी मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4। अब आपको चलना है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे ही घूमोगे ना। 4 को इग्नोर कर दो, 1 2 3, 1 से स्टार्ट होना है, 2 और 1 से स्टार्ट हुए 2 और 3, कैसे घूमे आप, क्लॉकवाइज। तो अब मैंने आपको बताया था 1 2 3 4, अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हो, ठीक है, तो अगर आपके पास में गेट अप यानी खड़ी पोजीशन पे हो या डैश पे हो तो होता है आर। डैश वाला, यहाँ वेज डैश तो है नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ खड़ी पोजीशन पे कहाँ है, फोर्थ वाला ग्रुप देखना है, फोर्थ वाला ग्रुप तो यहाँ हॉरिजॉन्टल पड़ा है, खड़ी पोजीशन पे है ही नहीं, तो ये तो होगा एस। चलिए इसका चेक करते हैं, 1 2 3 4। अब आप क्या करोगे, 1 2 3 घूमोगे, तो कैसे घूम गए, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो 1 2 3 4, तो अगर आपके गेटअप पोजीशन पे हो, गेटअप मतलब कि एकदम खड़ा खड़ा, यह है 4 नंबर खड़ा खड़ा है, बिल्कुल है खड़ा खड़ा, तो गेटअप हो या डैश पे हो तो वो एस होता है, तो ये भी एस है। थर्ड को चेक करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 घूमिए, कैसा आया, क्लॉकवाइज 1 2 3 4, और अभी भी खड़े पे नहीं है, 1 2 3 4 तो चले, क्लॉकवाइज भी घूमे बट गेटअप नहीं था, ये कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल होगा तो क्या होगा, एच हो जाएगा, तो ये भी एस होगा, तो ये आंसर आर होगा। इसको चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 घूमोगे तो कैसा आ गए, क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 घूमे क्लॉकवाइज आया, और ये वर्टिकली है मतलब खड़ा है, गेटअप है, गेटअप कंडीशन में होगा तो वो क्या होता है, आर होता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है आपके पास में। इस क्वेश्चन में आप क्या करते हो, आपको एक ट्रिक भी बताई थी मैंने कि यहाँ से कम कट करते हैं, यहाँ आयोडीन जाता है छोटे वाले के साथ में, किसके साथ जाता है, छोटे वाले के साथ में, और जो बड़ा वाला होता है उसके साथ में जाता है OH। ठीक है, ईथर वाले चैप्टर में दिया है, NCERT में दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, आई जाता है किसके साथ में, छोटे के साथ में, और बेंजीन फिनॉल बनना चाहता है, ये ट्रिक आपको पीछे क्वेश्चन में भी बताई थी। तो आई किसके साथ जाएगा, छोटे वाले के साथ में, तो छोटा वाला बनेगा आई, बड़ा वाला बनेगा अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है बहुत आसान सा, वाटर सॉल्युबल कौन सा होता है, तो फैट सॉल्युबल होता है कीड़ा।
कीड़ा जो होता है वो फैट सॉल्युबल होता है, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये फैट सॉल्युबल होते हैं। बाकी जो भी बच जाएगा वो होगा वाटर सॉल्युबल। तो कीड़ा क्या हो जाएगा आपका, फैट सॉल्युबल। ठीक है। और अगर आप डीएनए मॉलिक्यूल देखोगे तो उसमें डी शुगर होती है, जो कायरल होती है वो डी शुगर होती है। ओके।